नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टेक संजीवनी कंप्यूटर क्लासेस में। आज मैं जो है कंप्यूटर सीपीसीटी का जो अपना प्रैक्टिस सेट बैच चल रहा है उसका तीसरा वीडियो आज मैं यहाँ पर जो आपको सामने लेके आया हूँ, जिसमें पिछले वीडियोस में मैंने आपको हर 2 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, जिसमें मैंने 30-30 क्वेश्चन दिए हैं। आज का भी जो मेरा तीसरा वीडियो है, इसमें भी मैं नए 30 क्वेश्चंस आपके सामने लेके आया हूँ। पर उससे पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन्होंने भी अभी एग्जाम देना है, अभी 16, 17, 18 जनवरी को, उनका सभी का एग्जाम क्लियर हो, ऐसी मेरे को आप सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप, अगर आपको ये लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही हो, प्रैक्टिस सेट सीरीज अच्छी लग रही हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। ठीक है, चलो अभी अपन स्टार्ट करते हैं, अपना क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट कैन नॉट बी यूज टू सेंड ईमेल। यानी कि इसमें से किस वेबसाइट का उपयोग ईमेल को भेजने के लिए नहीं किया जाता है। तो देखो, इसमें अगर अपन यहाँ पर देखें तो याहू एक ईमेल सर्विस है आपका, रेडिफ मेल भी ईमेल सर्विस है, जीमेल भी एक ईमेल सर्विस है, पर मैजिक ब्रिक्स कोई भी ईमेल सर्विस नहीं है। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका? मैजिक ब्रिक्स इसका आंसर बनेगा। ठीक है, देखो, याहू खुद की कंपनी है आपकी, yahoo.com के नाम से काफी पॉपुलर ईमेल सर्विस है ये आपकी। रेडिफ भी खुद की कंपनी है। बाकी जीमेल जो है आपका, ये गूगल कंपनी का है। किस कंपनी का है आपका? गूगल कंपनी का है जीमेल। तो ये अपने को ध्यान में रखना है, जीमेल इसका जो है मैजिक ब्रिक्स इसका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें है नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर द फंक्शंस कॉनकॉर्डिनेट, और यहाँ पर कुछ ALTOGETHER ऐसे करके दिया हुआ है इन ऑफिस ओपन ऑफिस कैल्क। तो देखो, एक चीज तो आप अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर करके रखो कि MS एक्सेल और ओपन ऑफिस कैल्क, ये जो आपके सॉफ्टवेयर हैं, इनमें जो है सेम फंक्शंस आउटपुट होते हैं। यानी कि जो आउटपुट MS एक्सेल में आएगा वही कैल्क के अंदर आएगा, अलग अलग नहीं होता है, दोनों ही। एक्चुअल में MS ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ऑफिस सूट के अंदर आता है, आपका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का प्रोडक्ट है। और कैल्क जो है ये आपका ओपन ऑफिस का ही आपका एक प्रोडक्ट है, जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर उपयोग में आता है। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, अभी पिछले हमने 2 और भी जो क्वेश्चन सीरीज दी हैं, उसमें ओपन ऑफिस कैल्क के फंक्शंस पूछे गए हैं। तो अगर आपको उस फंक्शन का यूज MS एक्सेल में आता है तो कैल्क में आपको दिक्कत नहीं आएगी। कैल्क में भी वही काम रहता है जो ओपन ऑफिस में होता है आपका, या एक्सेल के अंदर होता है। अब बात करते हैं कॉनकॉर्डिनेट फंक्शन की। तो कॉनकॉर्डिनेट फंक्शंस क्या काम करता है? तो ये फंक्शंस जो है आपका, इसके फंक्शंस बॉडी में जो पैरामीटर्स दिए गए हैं उनको मिला करके लिख देता है आपका, जैसे AL फिर TOG फिर ETHER। तो इन तीनों अलग अलग जो पैरामीटर्स हैं, इनको मिला करके इसको यहाँ पर जो आपका लिख देगा। तो इसका ऑल टुगेदर इसका जो है इस तरह से, ये तीसरे नंबर का है, ये इसका आंसर बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया कॉनकॉर्डिनेट फंक्शन क्या काम करता है? कॉनकॉर्डिनेट फंक्शन उसके अंदर जितनी भी स्ट्रिंग एलिमेंट्स दिए गए हैं उनको मिला करके एक नई स्ट्रिंग एलिमेंट तैयार करता है कॉनकॉर्डिनेट फंक्शन। तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, MCI एंड AT&T आर एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि MCI एंड AT&T आर द जो किसके उदाहरण है आपका। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और मूवी सोर्स आपके। तो देखो, ये सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं होते हैं आपके, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है, ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं आपके। ISP क्या है ये आपके? ISP।
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब क्वेश्चन आता है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते क्या हैं आपके। तो देखो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होते हैं, जो इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं, यानी कि इंटरनेट की फैसिलिटी उपलब्ध करवाते हैं, वो कंपनीज क्या कहलाती हैं, आईएसपी या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहलाती हैं आपकी। जैसे अभी हम बात करें हमारे इंडिया में बीएसएनएल है आपका, हम सब लोग जियो का नेट यूज करते हैं, तो ये सब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है आपका। एयरटेल है आपका, ये सब क्या है, अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो कि हम जहाँ पर इंटरनेट सर्विस लेते हैं। तो मुझे लगता है ये समझ में आया होगा आपको। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, MCINAT। अच्छे क्वेश्चन है इसके, देखो आगे भी अपने को काम में आएगी। देखो मैं इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, जैसे कंपलसरी नहीं कि यही का यही क्वेश्चन रिपीट हो जाए, पर निश्चित तौर पर इसी टॉपिक में से कोई और भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने ये डिस्क्रिप्टिव सीरीज आपको दी है। जैसा मैंने बोला कि अगर आप चाहेंगे तो मैं एक डिटेल वीडियो भी इसकी बना दूंगा। आपको अगर ऐसा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कर देना, तो हम संडे के दिन एक इसका पूरा मैराथन क्लास बना देंगे, जिसमें डिटेल वीडियोज आपको जो है किसी भी टॉपिक पर अपन देंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 4th नंबर का, व्हाट इज ईमेल। ईमेल क्या है आपका, ईमेल इज, तो ईमेल के ऑप्शंस में दिया हुआ है आपको, क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर जो है आपको मेल कंसर्निंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो देखो ये कोई डिवाइस नहीं होती है आपकी, तो ये गलत है आपका। अ कम्युनिकेशन मेथड डेट यूज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू डिलीवर मैसेज अक्रॉस कंप्यूटर नेटवर्क्स, यानी कि विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्क्स के मध्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के माध्यम से कम्युनिकेशन करने के लिए उपयोग में आने वाला एक मेथड है। तो बिल्कुल सही, ईमेल क्या है आपका, एक तकनीक है, एक मेथड है, जिसका उपयोग हम कंप्यूटर नेटवर्क पर अलग अलग नेटवर्किंग डिवाइसेस या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बीच कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। अ नेटवर्क ट्रांजैक्शंस ऑफ मैसेज विद इन अ सिंगल कंप्यूटर, तो ये भी गलत है, सिंगल कंप्यूटर में नहीं होता है, ये तो है ये गलत आपका। तो द राइट आंसर इज बी आपका, यानी कि 2nd नंबर का इसका आंसर सही है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये समझ में आया होगा। देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देते हैं, और कुछ नहीं है। ईमेल तो हम सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। अब उसमें ऑप्शन से ऐसे दे दिए कि आपको पढ़ने को लगेगा जाने क्या इसमें आंसर हो सकता है, मतलब कंफ्यूज करने का मेन उनका टारगेट रहता है। तो हमें पिन पॉइंट आंसर पता होना चाहिए कि क्या है। यहाँ पे हमने जो वर्ड पकड़ा वो क्या है, मेथड है आपका। देखो डिवाइस नहीं होता है ईमेल, कोई आपका ये मैसेज ट्रांजेक्शन्स टेक्निक तो है, पर सिंगल कंप्यूटर पे नहीं होता, तो ये शब्दों को हमें पकड़ना पड़ता है इसमें आपका। और ये लास्ट वाला तो हो ही नहीं सकता कैसे भी आपका, तो ये ईमेल का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग refer to the maximum number of bits a processor can accept as input, प्रोसेस और डिलीवर्ड एज आउटपुट आपका, यानी कि निम्नलिखित में कौन बताता है कि एक प्रोसेसर इनपुट के रूप में ज्यादा से ज्यादा कितने बिट्स ले सकता है, प्रोसेस कर सकता है, और आउटपुट के रूप में कितना दे सकता है आपका। तो ये बताता कौन है, कि कौन इसको निर्धारित करता है, बाइट करता है, बाइट लेंथ करता है, डेंसिटी करती है, या सेपेसिटी, मतलब प्रोसेसर कितना करेगा इसको कौन आपका डिफाइन करता है। तो इसका आंसर बनेगा आपका बाइट लेंथ। बाइट लेंथ कितनी है आपकी, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि प्रोसेसर कितना इनपुट लेगा, कितना प्रोसेस करेगा और कितना आउटपुट देगा। अब वर्ड लेंथ क्या है आपका, तो देखो हम कोई भी वेरिएबल जब बनाते हैं, अभी देखो आपको हो सकता है वेरिएबल की जानकारी ना हो, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वेरिएबल का यूज करते हैं। वेरिएबल एक तरह का आप ये मान के चलो किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए उपयोग में आने वाला स्टोरेज का नाम है। ठीक है, तो हम जब कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसका हम डेटा टाइप डिफाइन करते हैं। जैसे हमने एक वेरिएबल बनाया इंट टाइप का, तो अब ये जो ए नाम का वेरिएबल बनाए इसका डेटा टाइप क्या है, इंट है, यानी कि इसके अंदर इंटीजर वैल्यू आएगी। अब इंटीजर वैल्यू आएगी तो इसकी एक लेंथ फिक्स है कि कितनी वैल्यू आएगी आपकी। अगर हमने एक डेटा टाइप बनाया नंबर नाम का या टेक्स्ट टाइप का या स्ट्रिंग टाइप का, तो उसके हिसाब से वैल्यू डिफाइन होगी आपकी, कितनी वैल्यू आएगी। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टॉपिक में से क्वेश्चन है आपका। वेरिएबल की लेंथ यानी कि वर्ड लेंथ डिसाइड करती है कि उसमें कितना
इनपुट आएगा, कितना प्रोसेस होगा और कितना आउटपुट जाएगा। तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा आपको आंसर इसका। विथ रेफरेंस और टू ई गवर्नेंस G2C स्टैंड फॉर, यानी कि G2C का क्या अर्थ होता है ई गवर्नेंस के संबंध में। तो पहली बात तो ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, ये शब्द ही अपने आप में अपने को समझने के लायक है। ई गवर्नेंस, गवर्नेंस का मतलब होता है हिंदी में आपका प्रशासन। क्या होता है आपका प्रशासन। ठीक है, तो प्रशासन को अपन क्या बोलते हैं, गवर्नेंस बोलते हैं। अब यहाँ पे ई लग गया यानी कि इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन, इलेक्ट्रॉनिक शासन व्यवस्था आपकी। तो देखो सरकार क्या है कि अपने नागरिकों तक सुविधा पहुंचाने के लिए कई तरह के विभाग सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें आपका कोई भी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, मेडिकल है, आपका पुलिस डिपार्टमेंट है, अलग अलग तरह के आपके डिपार्टमेंट है। तो और हमें क्या करना होता है कि अपना काम करवाने के लिए जनता को इन विभागों पर जाना होता है, जा करके काम करवाना होता है। क्योंकि अब कंप्यूटर का जमाना है, सब कुछ ऑनलाइन होता है आपका, तो सरकार ने भी अब कई अपनी जो उसकी गवर्नेंस पॉलिसीज है उसमें इंटरनेट का उपयोग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया है। तो उसने ई गवर्नेंस को लॉन्च किया है। ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है कि सरकार के जितने अब कामकाज हैं उनमें से मैक्सिमम अब आपको जो है वहाँ ऑफिस में जाके नहीं करने, आप ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से अपने घर पर बैठ करके या अपने मोबाइल से या किसी जो आपका CSC सेंटर होते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर, उन वहाँ पे जा करके कर सकते हो। ठीक है, तो इसको ई गवर्नेंस बोला जाता है, यानी कि सरकार के द्वारा जनता को दी जाने वाली सुविधाएं जब इंटरनेट के माध्यम से दी जाती हैं या सरकारी कामकाज जब इंटरनेट के माध्यम से किए जाते हैं तो उसको ई गवर्नेंस कहते हैं आपका। और G2C का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट टू सिटीजन, यानी कि गवर्नमेंट जो है सिटीजन तक किसके माध्यम से पहुंच बना रही है, इंटरनेट के माध्यम से पहुंच बना रही है। तो इसलिए गवर्नमेंट टू सिटीजन इसका आंसर बनेगा आपका। ठीक है, समझ में आया ई गवर्नेंस क्या होता है, मैंने पूरा टॉपिक एक्सप्लेन किया है। कुछ डाउट हो तो आप क्वेश्चन कर दे, उसमें कमेंट कर देना। अगला क्वेश्चन इसमें बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एडिशन ऑफ विंडोज 7। निम्न में से विंडोज 7 का वैलिड एडिशन कौन सा नहीं है, मतलब सही एडिशन कौन सा नहीं है। देखो अभी हम लोग कौन सा विंडो यूज कर रहे हैं सभी लोग, आपका जो नया विंडो है दैट इज विंडो 11 है आपका। इसमें विंडो 7 की बात पूछी गई है, विंडो 7 पुराना वर्जन है आपका। ठीक है, तो इसमें वैलिड कौन सा नहीं है आपका, विंडो 7 स्टार्टर ये था आपका, विंडो 7 ऑफिस प्रीसियस और विंडो 7 प्रोफेशनल तो था, और एंटरप्राइज भी था आपका। तो यही वाला होगा आपका सेकंड नंबर का, आपका देखो सेकंड ही है, हाँ सेकंड नंबर ही है, विंडो 7 ऑफिस प्रीसियस, यही इसका आंसर बनेगा आपका। ठीक है, तो ये इसका वैलिड वर्जन नहीं है विंडो 7 का। आगे हम देखते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग फीचर्स अलाउ मल्टीपल यूजर प्रोग्राम टू रिसाइड साइमल्टेनियसली इन द, यानी कि मल्टी प्रोग्रामिंग जो फीचर होता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो क्या फैसिलिटी देता है। तो ये जो है मल्टी प्रोग्रामिंग फीचर कई सारे प्रोग्राम्स को एक साथ मेन मेमोरी में रखने की अनुमति देता है। कहाँ पर रखने की अनुमति देता है आपका, मेन मेमोरी। मेन मेमोरी का मतलब होता है रैम। अब इसका मतलब भी समझ लो आप, यानी कि मल्टी प्रोग्रामिंग फीचर्स का उपयोग करके आप एक साथ कई सारी एप्लीकेशन को अपनी डिवाइस में रन करवा सकते हो। जैसे आप एक साथ गाने भी सुन रहे हो, प्रिंटर भी चला रहे हो, आपका एक्सेल में भी काम चल रहा है, तो मल्टीपल टास्क एक साथ परफॉर्म किए जा सकते हैं। इसी को मल्टी प्रोग्रामिंग फीचर कहा जाता है। और इसमें ये सारी एप्लीकेशन जो एक्टिव एप्लीकेशन है वो सब कहाँ पे मौजूद होती हैं, मेन मेमोरी में मौजूद होती हैं आपका। तो ठीक है, तो ये आंसर समझ में आया आपको, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, रैम इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज टू रन स्पेल चेक इन MS वर्ड 2019। तो देखो ये तो 2019 हो, 2016 हो, 2013 हो, 2010 हो, आपका 2007 हो, कोई सा भी वर्ड का वर्जन हो, उसमें
स्पेल चेकिंग के लिए F7 की होती है आपकी, क्या शॉर्टकट की होती है? F7। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, आप उसको कमेंट करके आंसर देना। थीसिस के लिए क्या शॉर्टकट की होती है? स्पेल चेक की तो F7 होती है आपकी, और थीसिस के लिए क्या शॉर्टकट की होती है, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। इसमें मैं इसका आंसर अगली जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा उसमें बताऊंगा, ठीक है? थीसिस के लिए तो F7 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रिज इन नेटवर्क? नेटवर्क में ब्रिज का क्या उपयोग होता है? तो यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क की बात की गई है। कंप्यूटर नेटवर्क में नेटवर्किंग के लिए कई तरह की डिवाइसेस का यूज किया जाता है, जिनमें आपका जैसे हब होता है, आपका स्विच होता है, राउटर होता है, और उसी क्रम में आपका ब्रिज भी होता है। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि ब्रिज का क्या काम है आपका। तो देखो, ब्रिज का काम होता है टू कनेक्ट टू और मोर देन डिफरेंट लैन, या दो से अधिक लैन को आपस में जोड़ने के लिए, लैन को एक्सपेंड करने के लिए, लैन को बढ़ाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ब्रिज का यूज करते हैं। जैसे मान लो एक लैन आपकी एक कमरे में है, दूसरी लैन दूसरे कमरे में है, दोनों को मिला करके आपको बड़ा ही लैन तैयार करनी है, तो हम किसका यूज करेंगे? आपका ब्रिज का यूज करेंगे। तो इसका सेकंड नंबर का आंसर बनेगा आपका टू कनेक्ट टू और मोर देन मोर डिफरेंट लैन। आपका समझ में आ गया? कोई डाउट? अच्छा, इसमें डाउट हो तो पूछ लेना। बाकी हब, स्विच, राउटर ये भी कनेक्टिंग डिवाइसेस हैं, पर ये कंप्यूटर को आपका कनेक्ट करने का काम करती है, मतलब अलग अलग कंप्यूटर को आपस में जोड़ के रखने का काम करती हैं हब, स्विच ये दोनों। राउटर टू डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करने का काम करता है। दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने का काम कौन करता है? आपका राउटर करता है। तो ये मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। ब्रिज दो अलग अलग लैन को कनेक्ट करने का काम करती है, टू डिफरेंट लैन को कनेक्ट करने का काम करती है। अब इसमें एक कंफ्यूजन हो सकता है कि राउटर भी दो अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करता है, यानी कि दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है, ब्रिज भी करता है। तो दोनों में डिफरेंस है आपका। राउटर में जो नेटवर्क कनेक्ट होते हैं दो अलग अलग, उनकी नेटवर्क आईडी अलग अलग होती है, ये भी अपने को याद रखना है। नेटवर्क आईडी क्या होती है? डिफरेंट होती है। जबकि ब्रिज में सेम नेटवर्क आईडी वाली दो लाइन को आपस में क्या किया जाता है? कनेक्ट किया जाता है। तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है? और डिटेल में मैं इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा, आपका नेटवर्किंग डिवाइसेस का एक अलग से वीडियो बना दूंगा। With the reference to internet, DNS stand for, DNS का क्या फुल फॉर्म होता है ये आपसे पूछा गया है। तो देखो, DNS stand for डोमेन नेम सिस्टम। क्या आंसर बनेगा इसका? डोमेन नेम सिस्टम। अब होता क्या है ये आपका डोमेन नेम सिस्टम? तो आपके कोई भी वेबसाइट है, तो वेबसाइट का जो नाम दिया जाता है आपका, उसको अपन डोमेन नेम बोलते हैं, ठीक है? वेबसाइट का जैसे मान लो अगर हम बात करें जीवाजी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट की बात करें, तो क्या नाम है आपका? www. यहाँ पर jivaji.edu ये नाम है आपका। तो देखो, यहाँ पे jivaji.edu ये डोमेन नेम कहलाएगा आपका। क्या कहलाएगा? डोमेन नेम। तो डीएनएस क्या काम करता है? किसी भी वेबसाइट के लिए डोमेन नेम निर्धारित करने का काम करता है, ठीक है? तो इसलिए इसको डोमेन नेम सिस्टम कहा जाता है, डीएनएस आपका, ठीक है? आया समझ में? किसी भी वेबसाइट का नाम डोमेन नेम कहलाता है, और उसको निर्धारित करने का काम किसका है? तो डीएनएस का रहता है। तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पर आंसर तो ये है, ये 12 नंबर का। इज एन ISDN क्या है आपका? यानी ISDN का एक उदाहरण कौन सा है इनमें से? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, RSS, HTML और आपका VGT। तो देखो, ISS तो इसमें कुछ होता ही नहीं है आपका, HTML, VGT ये भी नहीं है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज द एग्जांपल ऑफ ISDN। अभी आपको अब देखो कंफ्यूजन हो सकता है कि ISDN होता क्या है आपका। तो इट इज अ टाइप ऑफ नेटवर्किंग सर्विस ISDN, जहां पर हम
नेटवर्क पर मल्टीपल टाइप का डेटा एक साथ ट्रांसमिट कर सकते हैं। यू कैन ट्रांसमिट ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट फाइल साइमल्टेनियसली, वो कहलाता है आपका ISDN। देखो यहाँ पे इसकी डिटेल मैंने आपके लिए डाली है, ये आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आपका, है ना। तो क्या लिखा हुआ है ISDN, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ये इसका फुल फॉर्म है आपका ISDN का। एक डिजिटल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है जिसके थ्रू वॉइस कॉल, डेटा और वीडियो को एक ही डिजिटल लाइन पर ट्रांसमिट किया जा सकता है, यानी कि सिंगल लाइन पर कॉल को, डेटा को और वीडियो को सबको एक ही लाइन पर ट्रांसमिट किया जा सकता है। इसमें आपका जो है, इसमें एमंग सिंगल्स के एनालॉग सिग्नल के बजाय डिजिटल सिग्नल का उपयोग होता है। तो ये भी देखो, नेटवर्क पर डेटा ट्रांसमिशन के लिए पहले एनालॉग सिग्नल का यूज होता था, अब डिजिटल सिग्नल का उपयोग होता है। एनालॉग सिग्नल केवल टेक्स्ट के फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट करने में कैपेबल थे, डिजिटल सिग्नल सब तरह के डेटा को ट्रांसमिट करने में कैपेबल होता है। ये ISDN के एग्जाम्पल है। कहाँ कहाँ पे यूज होता है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में होता है, इंटरनेट प्लस फोन के साथ में उपयोग में आता है, सेल कॉल सेंटर में उपयोग में आता है, बैंकिंग, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में इसका उपयोग होता है। इसके दो टाइप होते हैं, BRI और PRI। आपका BRI बेसिक रेट इंटरफेस और आपका PRI प्राइमरी रेट इंटरफेस। ठीक है, ये दो तरह के आते हैं। तो इसका एक आप जो है क्या है ले लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका, है ना। चलो नेक्स्ट, in a main memory device, each location can store a fixed number of bits called ऑफ द मेमोरी, यानी कि किसी भी मेमोरी डिवाइस में हर लोकेशन एक निश्चित संख्या में बिट को स्टोर कर सकता है। इसे मेमोरी का क्या कहा जाता है आपका। तो अभी अपन ने एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड पढ़ा था कि बिट की संख्या कौन निर्धारित करता है, तो वर्ड। इसका आंसर क्या बनेगा आपका, इसको मेमोरी का वर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो पिक्सल तो रिजोल्यूशन के लिए होता है कंप्यूटर में, स्क्रीन की क्वालिटी के लिए रहता है। फ्रेम आपका ये भी उपयोग में आता है, ये प्रोग्रामिंग के अंदर आपका उपयोग में आती है। फ्रेम्स बनती हैं आपकी, अलग अलग मॉड्यूल्स बनते हैं। बफर अलग चीज है, यहाँ पे आंसर बनेगा आपका वर्ड। तो वर्ड इसका आंसर है आपका। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। तो 14 नंबर का क्वेश्चन है, इन MS Excel 2019 count the number of cell with a value greater than 55 in cell B2 through B5, यानी कि B2 से B5 तक के जो सेल हैं उनमें 55 से ज्यादा जो नंबर्स हैं उनको काउंट करना है अपने को। देखो यहाँ पर अगर अपन देखें तो ये आपका B सेल है। यहाँ पर अगर अपन देखें, यहाँ पर ये B सेल है, आपका B नंबर का सेल है, ये B2 हो गया और यहाँ से ये B5 हो गया। तो इनमें 55 से ज्यादा कितनी संख्याएं हैं उनको काउंट करना है। तो उसके लिए क्या फंक्शन लगेगा, ये आपसे पूछा गया है आपका। तो देखो, काउंट करना है तो काउंट करने के लिए तो हम यहाँ पर काउंट फंक्शन लगा सकते थे आपका, जैसे अपन यहाँ पर इक्वल टू, यहाँ पर अपन जो है इक्वल टू काउंट लगा देते तो काउंट हो जाता आपका। बट हमें काउंट नहीं करना है, हमें काउंट तो करना है बट स्पेसिफिक कंडीशन के बेस पर काउंट करना है, यानी कि हमें सबको काउंट नहीं करना है, हमें केवल 55 से ज्यादा वालों को ही काउंट करना है। तो जब अपने को किसी कंडीशन के बेस पर काउंटिंग करनी होती है तो वहां पे हम काउंट इफ फंक्शन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, काउंट इफ का। तो इसका सही जो आंसर बनेगा वो 1 नंबर का बनेगा, काउंट इफ B2 टू B5। और यहाँ पर अपन ने सेकंड पैरामीटर के रूप में कंडीशन को दिया गया है आपका। तो इसका सही आंसर है आपका फर्स्ट वाला, काउंट इफ फंक्शन का यूज होगा। मुझे लगता है आपको काउंट इफ का काम समझ में आया होगा। काउंट इफ क्या काम करता है आपका, कंडीशन के बेसिस पर काउंट करता है, और काउंट क्या काम करता है, सभी को काउंट करता है। ठीक है, समझ में आया। ये आपको जितने भी रेंज में नंबर हैं अगर उसको पूछा जाता तो फिर आप काउंट लगाते, और कंडीशन के बेस पे काउंट करना है तो काउंट इफ लगाएंगे अपन। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, इन MS Excel 2019 ACOS इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ। ACOS फंक्शन क्या काम करता है, तो देखो ACOS फंक्शन क्या काम करता है, ACOS फंक्शन किसका उदाहरण है ये पूछा गया है आपका। ये मैथमेटिकल
का उदाहरण है, टेक्स्ट का उदाहरण है, लुकअप का उदाहरण है, या फाइनेंशियल फंक्शन का है। तो देखो यहाँ पे आपका आंसर दिया हुआ है, ये मैथ एंड ट्रेन का उदाहरण होता है आपका। क्या काम करता है ए कॉस फंक्शन आपका? ये कोसाइन वैल्यू को निकाल करके देता है आपका। ए कॉस फंक्शन का उपयोग इनवर्स हाइपरबोलिक कोसाइन वैल्यू निकालने के लिए किया जाता है। ये मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए उपयोग में आता है। ठीक है, ए कॉस फंक्शन आपका। तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा आपको। अगला है इन द फंक्शन in MS Excel 2019 search for a specific item in a range of cell and then return the relative position of that item in a range। यानी कि क्या क्वेश्चन है आपसे? क्वेश्चन ये पूछा है कि एमएस एक्सेल में किस फंक्शन का उपयोग किसी भी लिस्ट में किसी विशेष आइटम को सर्च करके उसकी पोजीशन को बताने के लिए किया जाता है। तो किसको बताने के लिए किया जाता है? आपका पोजीशन को। पोजीशन क्या है उसकी? आपका उसको यानी कि वो किस नंबर पे मौजूद है। जैसे मान लो यहाँ पर आपको कुछ प्रोडक्ट के नाम लिखे हुए हैं, प्रोडक्ट, और यहाँ पे टीवी है, एसी है, कूलर है, ऐसे आपका प्रोडक्ट है ना। अब आपसे पूछा जाए कि एसी की पोजीशन क्या है आपका इस लिस्ट में, तो एसी की पोजीशन क्या है आपका? 2 है आपका। तो इसको कौन रिटर्न करता है? तो इसके लिए आपका मैच फंक्शन यूज में आता है। कौन सा फंक्शन यूज में आता है? आपका मैच। तो पोजीशन को रिटर्न करने का काम कौन करता है? मैच फंक्शन करता है। अगर वैल्यू सर्च करने की बात होती है कि वैल्यू सर्च ढूंढ के देना है कि आपका लिस्ट में से किसी पर्टिकुलर, तो उसके लिए फिर लुकअप, भी लुकअप या एक्स लुकअप, अलग अलग तरह के फंक्शन होते हैं। तो मुझे लगता है ये समझ में आया होगा आपको, मैच फंक्शन। अगला क्वेश्चन है इसमें, इफ यू डू नॉट want cell reference to change when you copy a formula in MS Excel, which symbol should be used। यानी कि अगर आप MS Excel में किसी भी फंक्शंस को कॉपी करते हैं, सेल रेफरेंस को कॉपी करते हैं, तो आप जब वो दूसरी जगह जाता है तो ऑटोमेटिकली बदल जाता है। अगर आप नहीं चाहते हैं कि वो बदले, आपका फिक्स है, तो उसके लिए आप किस ऑपरेटर का उपयोग करेंगे, किस सिंबल का उपयोग करेंगे? तो देखो यहाँ पर डॉलर साइन का यूज होता है। कौन सा साइन उपयोग में आता है? डॉलर साइन। जैसे $A$5 ये मैंने लिख दिया। अब ये आपका सेल रेफरेंस चेंज नहीं होगा, आप चाहे कहीं भी इसको ले जाएं आपका। ठीक है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। क्या बोलते हैं? आपका एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग होती है आपकी। ठीक है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग कहलाती है ये आपकी, जिसमें सेल एड्रेस चेंज नहीं होते हैं, डॉलर साइन का यूज होता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि इसको कैसे एक्टिव किया जाए, तो F4 की लगा करके आप सेल रेफरेंसिंग को बदल सकते हैं। डिफॉल्ट सेल रेफरेंसिंग जो चलती है आपकी, बाय डिफॉल्ट आपका कौन सी सेल रेफरेंसिंग होती है? तो बाय डिफॉल्ट आपकी रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग होती है। कौन सी होती है आपकी? रिलेटिव। रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग होती है, और इसको जो है बदलने के लिए हम F4 की का यूज करते हैं। रिलेटिव से एब्सोल्यूट में लाने के लिए किसका यूज करते हैं? F4 की का उपयोग करते हैं। सिंबल कौन सा लगाया जाता है आपका? तो डॉलर साइन का यूज होता है। ठीक है, ये मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आपको। तो डॉलर साइन हो गया ये आपका। In MS Excel 2019, to record a macro, the which tab in the ribbon menu should be used। यानी कि किसी भी मैक्रो को रिकॉर्ड करने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? तो देखो इनसाइट में तो मैक्रो कमांड होती नहीं है आपकी, मैक्रो नाम की कोई खुद की कमांड होती नहीं, वो टैब होती नहीं है आपकी। रिकॉर्ड नाम की भी कोई नहीं होती, डेवलपर टैब होती है। इसका आंसर बनेगा आपका डेवलपर टैब आपका। ठीक है, एक्सेल के अंदर डेवलपर टैब में मैक्रो कमांड मिलती है, वहां से आप मैक्रो को क्या कर सकते हैं? रिकॉर्ड कर सकते हैं। बाकी अगर आपसे एक व्यू टैब पूछा होता, व्यू टैब भी दिया होता, तो व्यू टैब में भी आपको मैक्रो ऑप्शन मिल जाता आपका। कौन सी टैब आपकी? व्यू टैब आपकी। ठीक है, व्यू टैब में भी मैक्रो मिलता है और डेवलपर के अंदर भी मिलता है, दोनों जगह मिलता है। मैक्रो कमांड क्या काम करती है? तो मैक्रो कमांड
जितने भी आपके काम चल रहे होते हैं एक्सेल में उनको रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग में आती है आपकी, ठीक है, जिससे आपका काम स्पीड से हो जाए। मान लो कोई ऐसा टास्क है जिसको आपको रिपीट एंड रिपीट कई बार दोहराना है, तो उसके लिए अपन मैक्रो कमांड का उपयोग करते हैं, ठीक है, जो दोहराना है तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए। ऑल्ट F8 इसकी शॉर्टकट की होती है आपकी, ये भी याद रखना है, ऑल्ट प्लस F8, ठीक है, किसी भी रिकॉर्डेड मैक्रो को देखने के लिए आपका ऑल्ट F8 शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अपन। 19 नंबर क्वेश्चन है, द फॉर्मूला इन D2 इज B2 माइनस C2। The mean D2 is referring to combine of B2 and C2. When we drag the formula to the bottom line, it will be the same as D2. This means that similar to the way how D2 took reference from B2 and C2 for D3, it will take a reference from B3 and C3. For D4, it will take reference from B4 and C4 and so on। मतलब काफी लंबा चौड़ा उन्होंने दे दिया था, आदमी पढ़ के ही घबरा जाए क्या चीज है आपका। बाकी कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर किसी को थोड़ा सा भी एक्सेल समझ में आता है तो एक्सेल में आपका आप सभी लोग ये काम करते हो। ये क्या कहना चाह रहा है आपका, ये बोल रहा है कि ये जो डी नाम का हमारा कॉलम है और ये बी और सी नाम के कॉलम है, तो D की वैल्यू क्या है आपका, D की वैल्यू है B2 माइनस C2 है आपका, ठीक है, ये है। अब अपन इसको यहाँ पे तो हमने कह दिया आपका, तो B2 माइनस C2 अगर 5000 माइनस 1500 तो 3500 आ गया आपका, ये तो सही है। अब ये बोला है कि अगर इसी फॉर्मूला को मैं ड्रैग करके यहाँ लेके आता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये जो B2 माइनस C2 लिखा है इसकी जगह पे अपने आप क्या हो जाएगा आपका B3 माइनस C3 हो जाएगा। यानी कि अब आपका 7500 में से 3000 माइनस होगा। जब मैं इसको यहां लेके आऊंगा नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा तो ये अपने आप क्या बदल जाएगा आपका B4 माइनस C4 हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके ये ऑटोमेटिकली सेल रेफरेंस चेंज होता जाता है। तो ये किसका उदाहरण है आपका, तो ये उदाहरण है आपका रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग का। अभी मैं बताया था आपको, एक क्वेश्चन में था आपका एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग जिसमें सेल एड्रेस चेंज नहीं होते हैं, और रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग जिसमें सेल एड्रेस चेंज हो जाते हैं। तो डिफॉल्ट कौन सी होती है, रिलेटिव होती है, ठीक है, आया समझ में। तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग जिसमें बदलते नहीं है सेल एड्रेस, और रिलेटिव जिसमें सेल एड्रेस बदल जाते हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग बनेगा। अच्छा, एब्सोल्यूट के लिए मैंने क्या बताया था कि सेल एड्रेस के आगे क्या लगा दिया जाता है आपका, डॉलर चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे अपन ने लिख दिया यहाँ पे डॉलर B2 कॉलन $B:2, ठीक है, फिर $C:2। अब ये डॉलर लग गए आपके। अब इसको आप नीचे ड्रैग करोगे तो ये कभी बदलेंगे नहीं, ये फिक्स रहेंगे आपके, ठीक है। आप इसको करके भी देख सकते हो प्रैक्टिकल में, ठीक है। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग और रिलेटिव में बदल जाते हैं आपका, ठीक है। आया समझ में, कोई दिक्कत अगर कंफ्यूजन हो तो आप मेरे को कमेंट में कर देना, तो मैं इसको डिटेल में समझा दूंगा एक वीडियो बना करके आपका सेल रेफरेंसिंग को, ठीक है। तो इसका आंसर रिलेटिव है आपका। अगला, आपके डेटा का एक सारांश होता है जिसे एक चार्ट में पैक किया जाता है, जो आपको MS एक्सेल में आपकी जानकारी के आधार पर ट्रेंड्स पर रिपोर्ट करने के लिए उन्हें एक्सप्लोर करने देता है। यानी कि क्या होता है इसमें, मतलब देखो आपका चार्ट के रूप में आपका जो प्रस्तुत किया जाता है तो पाइवोट चार्ट होता है। पाइवोट क्या है आपका, एक रिपोर्ट होता है। आपने जो टेबल बनाई है उस पर रिपोर्ट बनाने के लिए अपन पाइवोट टेबल यूज करते हैं। उसको चार्ट के रूप में दर्शाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, पाइवोट चार्ट का उपयोग करते हैं आपका, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन क्या बन सकता है, जैसे पाइवोट टेबल, हाँ पाइवोट टेबल में से क्वेश्चन बनते हैं आपके, जैसे पाइवोट टेबल आपका क्या काम करता है, तो पाइवोट टेबल डेटा को समराइज करके रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत करता है आपका। ये पाइवोट टेबल का रहता है। कहाँ मिलता है, इनसाइड टैब के अंदर टेबल ग्रुप के अंदर आपको मिलता है, ठीक है। अगर कंफ्यूजन हो तो उसमें आप देख लेना। और रिपोर्ट बनाने के लिए इसका मेनली उपयोग किया जाता है, उसको चार्ट में प्रस्तुत करने के लिए पाइवोट चार्ट होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 21, ठीक है।
इस अनुभव को बेहतर बनाने के लिए जिला स्तर पर एक अलग विभागों की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए MEITY द्वारा किस प्रोजेक्ट की कल्पना की गई थी ताकि नागरिकों को बिना किसी रुकावट के सर्विस मिल सके। आपको याद होगा मैंने एक अभी थोड़ी देर पहले आपको ई गवर्नेंस के बारे में बताया था आपको ई गवर्नेंस क्या होता है, उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है आपका। इसका आंसर होगा ई डिस्ट्रिक्ट आपका। तो देखो नागरिकों को बेहतर सुविधा मिल सके, उनके जो कामकाज होते हैं उनके लिए उसे ऑफिसों में ना भटकना पड़े, इसलिए सरकार ने ई डिस्ट्रिक्ट नाम से एक आपका जो है सर्विस चालू करी है, ऑनलाइन सर्विस है, जिसमें आपको आपके जिले से संबंधित सारी जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर मिल जाएगी। आपके जो जिले का ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल है उस पर आपको मिल जाएगी। ये किसने बनाया है आपका ई डिस्ट्रिक्ट, मतलब कौन ने इसको किया है? तो MEITY। देखो आप इसको पढ़ो, ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट इंडिया सरकार यानी भारत सरकार का एक ई गवर्नेंस इनिशिएटिव है जिसका गोल है डिस्ट्रिक्ट लेवल की सिटीजन सर्विस को ऑनलाइन करना ताकि लोगों को सर्टिफिकेट और एप्लीकेशंस के लिए ऑफिस के चक्कर ना लगाने पड़े। ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत चलाया जाता। कभी हो सकता है ये आपसे कभी मिशन पूछ लिया जाए कौन से मिशन के अंतर्गत चलाया जाता है, तो डिजिटल इंडिया के अंतर्गत, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि MEITY है ना, इसके द्वारा इसको तैयार किया गया है आपका। ठीक है, तो ई डिस्ट्रिक्ट किसके अंतर्गत आता है? आपका ई गवर्नेंस के अंतर्गत आने वाली एक सर्विस है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन आपका ई डिस्ट्रिक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, MS एक्सेल में इनमें से कौन सा ऑप्शंस आपको टेबल में डेटा के कॉलम को फिल्टर करने की सुविधा देता है ताकि आप अपनी जरूरत के मुख्य कंपोनेंट्स को अलग कर सकें आपका। ठीक है, यानी कि टेबल में आप कोई भी एक टेबल बनी हुई है सपोज आपको, और उसमें से आपको अपनी आवश्यकता का डेटा अलग से छांटना है, तो इसके लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए देखो छांटने के लिए देखो सॉर्ट कमांड क्यों होती है? डेटा को एक निश्चित क्रम में जमाने के लिए होती है आपकी, यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये वाला तो होगा नहीं आपका। फॉर्मेट नाम की कमांड का क्या यूज होता है? तो सेल वैल्यू को फॉर्मेट करना, उसको बोल्ड करना, इटैलिक करना, तो ये भी नहीं होगा। फिल्टर इसका आंसर बनेगा आपका, क्या बनेगा? फिल्टर। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका फिल्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच आर द टू मेन चिपसेट ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर के दो मुख्य चिपसेट कौन से हैं? नॉर्थ बेस, वेस्ट बेस, ईस्ट बेस, साउथ बेस, नॉर्थ बेस, साउथ बेस, ईस्ट बेस, वेस्ट बेस। तो देखो इसका आंसर बनेगा आपका नॉर्थ बेस और साउथ बेस। दो जो मदरबोर्ड हो जाता है उसपे एक नॉर्थ बेस होता है, एक साउथ बेस होता है। क्या काम होते हैं इनके आपके? तो ये आपका जो उसका मदरबोर्ड है उसको कूल करके रखने का, आपका एफिशिएंसी से चलाने का काम करते हैं आपका नॉर्थ वेज और साउथ वेज आपका। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। 24th नंबर का है, स्क्रीन टिप इन विंडो OS अपीयर व्हेन यू द माउस पॉइंटर ऑन ओवर एन आइकन। यानी कि क्या है आपका? स्क्रीन टिप जो आती है किसी भी एलिमेंट पर, जब हम अपना माउस पॉइंटर ले जाते हैं तो एक स्क्रीन टिप आती है आपकी। वो कब आती है आपकी, मतलब क्या करने से आती है? तो इसमें लेफ्ट क्लिक करने से, ओवर करने से, राइट क्लिक करने से, मिडिल क्लिक करने से। तो देखो इसका आंसर बनेगा ओवर करने से आपका। ओवर करने का मतलब होता है माउस को वहां पर ले जाने से। आप जैसे ही माउस को वहां पर ले जाओगे अपने, तो एक स्क्रीन टिप आपको बन के आएगी। ठीक है, स्क्रीन टिप आपने देखा होगा कई बार अपन कर्सर ले जाते हैं तो नीचे कुछ पॉइंट टॉपिक सा लिखा हुआ आ जाता है वहां पे, तो वो उसी को अपन स्क्रीन टिप बोलते हैं आपका। ठीक है, तो ये होवर आंसर होगा इसका, माउस होवर करने पे होता है। 25th नंबर का क्वेश्चन है, फॉर द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाट इज द डिजायर्ड इंटरप्ट लेटेंसी आपका? तो नो रिस्ट्रिक्शंस, मैक्सिमल, मिनिमल और जीरो। आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका इंटरप्ट लेटेंसी क्या होती है? आपकी डिजायर्ड इंटरप्ट लेटेंसी क्या होती है आपकी? तो मिनिमल होती है, मतलब कम से कम होती है आपकी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में। आपका मतलब कम से कम आपका जो है उसमें लेटेंसी आए, आपका काम स्मूथली चले, ये आपका इसका मतलब है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट इज यूज्ड फॉर अ फॉन्ट फाइल? फॉन्ट फाइल के लिए फाइल फॉर्मेट क्या होता है? OTF, FNF,
FNE और FOT। तो देखो फाइल फॉन्ट फाइल के लिए यहाँ पर पूछा गया है। देखो एक्सटेंशन भी पूछ लिए जाते हैं आपका, ऐसा नहीं है, फुल फॉर्म एक्सटेंशन सब तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखो भाई आपके हर टॉपिक में से क्वेश्चन है, नेटवर्क, फंडामेंटल, वर्ड, एक्सेल, सब में से क्वेश्चन आते हैं आपके। तो OTF इसका आंसर होगा आपका। ओपन टाइप फॉन्ट, OTF का मतलब क्या होता है? ओपन टाइप फॉन्ट है आपका, एक फॉन्ट फाइल फॉर्मेट है जिसका उपयोग टेक्स्ट को स्टाइलिश और प्रोफेशनल लुक देने के लिए किया जाता है आपका। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। ये जो मैं एक्स्ट्रा टिप देता हूं इनको आप नोट कर लिया करो, आगे आपको काम में आएगा। ठीक है, कंप्रेस्ड एच फाइल हैव हाउ मैनी एक्सटेंशन, क्या एक्सटेंशन होता है उसका कंप्रेस्ड फाइल का। एक कंप्रेस्ड फाइल का, इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें भी आपको क्वेश्चन था कंप्रेस्ड फाइल के एक्सटेंशन का, और इसमें भी है आपका। तो कंप्रेस्ड फाइल के लिए GZ एक्सटेंशन होता है आपका, GZ इसका आंसर होगा। यहाँ पर मैंने सारी आपको जितने एक्सटेंशन है कंप्रेस्ड फाइल के वो सारे दिए हुए हैं, आप इनको नोट कर लेना। ZIP जिप फाइल तो बहुत कंपल्सरी है, RAR, 7Z, TAR, GZ, CAB और ISO, ये कंप्रेस्ड फाइल के एक्सटेंशन है आपके। ठीक है, कंप्रेस्ड फाइल होती क्या है आपकी? तो ये फाइल क्या है, डेटा का साइज कम कर देती है, मतलब डेटा का साइज कम करके आपका मल्टीपल फाइल को एक ही फाइल में स्टोर करने के लिए उपयोग में लाई जाता है, मतलब कंप्रेस्ड कर दिया जाता है। जब अपने को मान लो किसी भी फाइल को, मल्टीपल फाइल को एक साथ किसी को मेल करना है, तो आप उसको ऐसे सेंड नहीं कर सकते हैं, आपको उसे क्या करना पड़ेगा, कंप्रेस्ड करके और फिर उसकी एक जिप फाइल बना करके आप उसको सेंड कर दोगे। तो उसका एक और एक्सटेंशन होता है GZ आपका। ठीक है, समझ में आया? ये इसमें दिया हुआ है, इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लेना। 28 नंबर का क्वेश्चन है, पावर मैनेजमेंट टेक्निक इज यूज्ड बाय PC। पावर मैनेजमेंट टेक्निक PC के द्वारा उपयोग में लाई जाती है। क्यों उपयोग में लाई जाती है भाई? वी यूज पावर मैनेजमेंट टेक्निक है भाई, कंप्यूटर यूज पावर मैनेजमेंट टेक्निक। तो टू रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन व्हेन दे आर नॉट इन एक्टिव यूज, टू रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन व्हेन दे आर इन एक्टिव यूज, टू इंक्रीज एनर्जी कंजप्शन, तो इंक्रीज तो देखो हो ही नहीं सकता आपका, ये तो गलती है। पावर मैनेजमेंट हम क्यों करते हैं? कम करने के लिए, जब बढ़ाने के लिए थोड़ी ना करते हैं। टू इंक्रीज ये भी गलत है आपका। अब इन दोनों में से होगा, तो पहला क्या है, टू रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन व्हेन दे आर नॉट इन एक्टिव यूज, यानी कि जब हम कंप्यूटर का यूज नहीं कर रहे हो उस टाइम पर पावर आपकी बचे, मतलब पावर यूज में ना आए। और ये बोल रहा है कि जब यूज कर रहे हो तब पावर बचे आपका। तो देखो यूज कर रहे हैं तब तो पावर बचने से रही आपकी, वो तो लगेगी आपकी। पर अपन कई बार होता है कंप्यूटर लॉन्ग टाइम तक यूज नहीं करते हैं, तो कंप्यूटर आपने देखा होगा ऑटोमेटिकली पहले आपका जो है स्क्रीन सेवर आता है, फिर वो स्लीप मोड में चला जाता है। तो इससे क्या है कि पावर जो कंजप्शन है वो कम होता है आपका जब कंप्यूटर उपयोग ना हो रहा हो। तो इसका आंसर क्या बनेगा? पहला वाला इसका आंसर बनेगा फर्स्ट आपका। ठीक है, समझ में आ गया? ऑप्शन 1 इसका आंसर है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन इसमें 29 नंबर का, व्हाट इज अ कंटेनर दैट हैज अ सेट ऑफ टेस्ट which helps tester in executing and reporting the test execution status। यानी कि इनमें से क्या कंटेनर है जिसका जो जिसके अंदर मल्टीपल टेस्ट सेट मौजूद होते हैं, जो कि टेस्टर को टेस्ट एग्जीक्यूट करने, रिपोर्ट करने और उसके स्टेटस को बताने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो टेस्ट सूट, टेस्ट लॉग, टेस्ट प्रोड्यूसर, टेस्ट प्रोसीजर एंड टेस्ट डेटा आपका। तो इसका आंसर बनेगा आपका टेस्ट सूट। आपका टेस्ट सूट इसका आंसर होगा। देखो हाँ, टेस्ट सूट ही आपका क्या काम करता है आप। अच्छा, ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है? तो थोड़ा अलग से है ये क्वेश्चन आपका। ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का क्वेश्चन है आपका। किसका क्वेश्चन है? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आपका एक टॉपिक रहता है, आपको बोला सब्जेक्ट ही है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है, उसका ये है आपका, जिसमें अगर हमने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया है तो उसको कैसे टेस्ट करना है उससे रिलेटेड ये है आपका। टेस्ट सूट इसका आंसर बनेगा। ठीक है, द ओपन स्टेट इन द डिफेक्ट लाइफ साइकिल ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फेज रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये भी एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का ही क्वेश्चन आ गया। ओपन स्टेट का क्या यूज होता है आपका?
तो ओपन स्टेट का मतलब टेस्टिंग लाइफ साइकिल में ओपन स्टेट क्या काम करती है आपकी, है ना। तो द डेवलपर स्टार्ट एनालाइजिंग एंड वर्क ऑन द डिफेक्ट फिक्स, यानी कि जो डेवलपर है आपका वो जितना भी कोड लिखा गया है उसको एनालाइज करना, यानी कि उसको चेक करना चालू करता है, और जो आपका डिफेक्टेड कोड है उसको फिक्स करने का काम करता है। तो ओपन स्टेट में न्यू डिफेक्ट इज लॉग्ड एंड पोस्टेड, तो ये नहीं होगा आपका, इसका आंसर पहले ही वाला होगा आपका, है ना। देखें आप, हाँ फर्स्ट आंसर ये है आपका। तो दो क्वेश्चन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से भी थे आपके इसमें, ठीक है। तो ये आज के 30 क्वेश्चन मैंने आपको बताए। ये आज के जो 30 क्वेश्चन थे काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, और बहुत डिटेल में मैंने आपको देखो समझाया। थोड़ा क्लास लेंदी तो हुई है, बट मैंने जो है कोशिश की है कि आपको हर क्वेश्चन डिटेल में समझ में आए, जिससे आपको उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन के आंसर पता चल सकें। अगर क्लास पसंद आई हो तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी तक अगर आप यहाँ तक रुके हुए तो चैनल नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करो, इसको दोस्तों के साथ अपने शेयर करो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फायदा हो सके। चलो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।